हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें ज्यादा कसा जा रहा है। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए मानदंड जरा कठोर रखे जाते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए वैसे तराजू में तोला जाता है जिसका और राजनीतिक दलों को और राजनेताओं के साथ कभी अवसर नहीं आता है, हमारे लिए आता है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और हम भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे कठोर से कठोर मानदंड से भी हर प्रकार से हमने खरे उतरना चाहिए। न उसके लिए शिकायत है, न उसके लिए कोई भय है। और मैं तो 14 साल बराबर तप करके निकला हुआ इंसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 75 दिन का सफर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर मुहर। कल बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक इन दो पैमानों पर चर्चा के साथ खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद ये पहला मौका था जब अध्यक्ष अमित शाह की पार्टी के मन से ऐसी जय जयकार हुई। नियुक्ति का अनुमोदन करें। श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सचमुच भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर आसीन कराने में कामयाबी हासिल करेगी। यह मेरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। इसीलिए आज के अवसर पर मैं अपनी तरफ से भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले 4 राज्यों के चुनाव की दरअसल लोकसभा की चुनावी जंग में नरेंद्र मोदी सबसे चमकदार चेहरा बनकर उभरे हैं, लेकिन उनकी इस चमक के पीछे से लगातार एक परछाई भी झांकती रही है, जिसका नाम है अमित शाह। दरअसल अमित शाह को नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी और विश्वास पात्र माना जाता रहा है, क्योंकि संघर्ष के दिनों से लेकर सत्ता के शिखर तक हमेशा मोदी की परछाई बने रहे हैं अमित शाह। और यही वजह है कि चुनावों में जीत के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने पार्टी के मन से अमित शाह पर तारीफों की बौछार कर दी। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है। और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का सेहरा अमित शाह के सर बांधा गया है, लेकिन अमित शाह का असली इम्तिहान अभी बाकी है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है अमित शाह की रणनीति का पेच और विरोधियों के हमले अमित शाह पर क्यों हो गए हैं बेहद तीखे और तेज। विजय से हमारा अभियान समाप्त नहीं होता, विजय से हमारे अभियान की शुरुआत होती है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये न समझे कि भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है। कई हिस्सों में पार्टी को मजबूत करना अभी बाकी है, पार्टी को पहुंचाना अभी बाकी है। 130 साल वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव अभियान में, इस चुनावी समर में 14 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। देश और दुनिया हमें किस रूप में देख रही है और सामान्य व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संगठन और सरकार मिलकर के उन आशा आकांक्षाओं की पूर्ति को कैसे पार करें, उन विषय में उन्होंने विस्तार से अपनी बातें बताई हैं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो निर्देश दिए हैं, श्रद्धेय आडवाणी जी ने जो मार्गदर्शन किया है, देश के द्वारा चुनी गई ये सरकार भी आपके उस मार्गदर्शन को, आपके उस दिशा निर्देश को परिपूर्ण करने में कोई कोताही नहीं बरतेगी, कहीं पीछे नहीं रहेगी।
बीजेपी राष्ट्रीय परिषद में अमित शाह के अध्यक्ष पद पर मुहर लगने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने पार्टी और सरकार के हमसाया होने का ऐलान कर दिया। वैसे भी अमित शाह को मोदी का हमसाया माना जाता रहा है, लेकिन पहली बार मोदी ने अमित शाह के काम की इस तरह खुलकर तारीफ की है। अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। मैंने अमित भाई को बहुत निकट से देखा भी है, जाना भी है, और मुझे विश्वास है कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उसको वो भली भांति निभाएंगे। दरअसल 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन पर ही ये निर्भर था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं। 2013 में बीजेपी के प्रभारी महासचिव बने अमित शाह मिशन यूपी में कामयाब रहे और इसलिए पार्टी में हो रही है उनकी जय जयकार। आज बीजेपी में अमित शाह की ताकत और हैसियत बेहद बढ़ चुकी है, लेकिन अमित शाह की असली परीक्षा होना अभी बाकी है। मित्रों, आने वाले दिनों में यही लोकसभा की हमारी ज्वलंत सफलता की नींव पर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दांव पर लगी है नरेंद्र मोदी की ही साख। कुछ महीनों बाद ही देश के 4 अहम राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इन्हें नए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के असली इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है। क्या अमित शाह का जादू यूपी की तरह दूसरे राज्यों में भी चलेगा? इस सवाल के जवाब पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। अमित शाह की इस अग्नि परीक्षा की पूरी पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे अमित शाह के कांग्रेस मुक्त भारत के बयान पर मचा है बवाल। कांग्रेस मुक्त भारत के सपने देखने की बजाय भारत को बनाने के बारे में सोचो, भारत की समस्याओं का समाधान करो। हम कभी नहीं कहते कि हमें भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत चाहिए, हम हमेशा कहते हैं हमें सांप्रदायिकता मुक्त भारत चाहिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं गरीबी से मुक्त भारत के सपने देखते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं खुशहाल भारत के सपने देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस मुक्त भारत के सपने देखते हैं। यही हमारे अंदर और उनके अंदर फर्क है। पटेल, मौलाना आजाद हैं, और इसके बाद जो है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया, उसके लिए कहना कि हम खत्म कर देंगे, ये बात तो ऐसी है कि अहंकार से भरी है। अरे अभी आपको 283 सीट मिली, को ऐसा बहुमत नहीं मिला, और इस तरह से जनता कभी पसंद नहीं करेगी इस तरह की भाषा। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उत्तराखंड चुनाव उनका क्या नतीजा हुआ। तो इसकी राजनीति में लगा रहता लोकतंत्र में कि कभी ये आए कभी वो आए। ये कहना कि इसको खत्म कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे, मुझे लगता है ये अहंकार की भाषा है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कांग्रेस के हमलों की धार को कुंद करने की कोशिश की है, वहीं अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा एक बार फिर उछालकर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का पांसा फेंक दिया है। भारत को कांग्रेस मुक्त बना सकता है और एक परिश्रम ही भारत को भाजपा युक्त बना सकता है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद कांग्रेस की अब कुछ सूबों में ही सरकारें बची हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों से कांग्रेस पहले ही बाहर हो चुकी है, और अब महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे अपने गढ़ में भी उसे मिल रही है बीजेपी से कड़ी चुनौती। मित्रों, हरियाणा का तो नाम देते ही
जमीन के घोटालों का और कुछ लोगों का चेहरा याद आ जाता है। जमीन के भाव तो बढ़े, दाम तो बढ़े, मगर किसानों को नहीं मिले। कुछ ऐसे लोग ले गए जिनके इनकम टैक्स रिटर्न 50,000 से अरबों करोड़ों में पहुंच गए। मित्रों, हरियाणा में भी परिवर्तन चाहते हैं। आज महाराष्ट्र 15 साल के यूपीए के शासन के बाद ऐसी स्थिति में पहुंचा है मित्रों कि महाराष्ट्र की हालत खस्ता हालत। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है और आने वाले दिनों में इन चारों राज्यों में हमारी सरकारें बने, इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने मित्रों परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज और नीलसन के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र और हरियाणा में अमित शाह अपनी पहली परीक्षा में पास होते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार को लेकर बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में कभी राजनीतिक दुश्मन रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने अब बीजेपी के खिलाफ मिला लिए हैं हाथ, और यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है बिहार। चुनावी गठबंधन भी बनते हैं सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों की साम्यता के आधार पर, विचार की साम्यता के आधार पर। कल तक घोर विरोधी रहने वाले लालू और नीतीश बाहों में बाह डालकर बिहार की जनता के सामने जाते हैं, तब उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। यह पवित्र गठबंधन है। ताकत मतों की युति से नहीं होती, ताकत पार्टी के सिद्धांतों में होती है, ताकत पार्टी के संगठन में होती है, और विजय पार्टी का संगठन पाता है, मतों का योग नहीं पाता। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाने के लिए बिहार यूनिट आज से ही कमर कस ले। जो कह रहे हैं कि नया गठबंधन बना है, तो मैं ये कह दूं कि ये सब जनता परिवार के लोग रहे हैं। ये लोग तो कभी भारत के तोरक लोग रहे हैं। देश की आज़ादी लड़ रहे थे तो आरएसएस के लोगों ने देश की आज़ादी में अंग्रेजों के मदद करने में लगे थे, और जब देश की आज़ादी हो गई उसके बाद गांधी की हत्या करने में लोग लगे हुए थे, और जब गांधी की हत्या हो गई उसके बाद जब दूसरी आज़ादी थी तो जेपी को भी भ्रमित करने का काम किए। तो ये लोग तो समाजवादी आंदोलन के और गरीबों के सीधे सीधे विरोधी। ये तो खुद बड़े घरानों के गोद में बैठ करके लोरिया सुनने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें जीती थी, और इस जीत के बाद से ही पार्टी में अमित शाह की धाक जम गई, और आज तो वो बीजेपी के अध्यक्ष भी बन चुके हैं। लेकिन इससे पहले गुजरात में उन्हें मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट का खिताब हासिल था। दरअसल कैसे बने अमित शाह पार्टी के अहम रणनीतिकार और कैसे वो करीब आए नरेंद्र मोदी के, ये जानने के लिए हमें झांकना पड़ेगा अमित शाह की जिंदगी के उन पन्नों को जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित शाह का पुश्तैनी घर गांधीनगर जिले के मानसा कस्बे में है। लेकिन मानसा में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद अमित शाह गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद आ गए थे, और यहीं रहते हुए उन्होंने रसायन शास्त्र में डिग्री हासिल की। कॉलेज में पढ़ाई के दिनों से ही अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ गए थे। कहा जाता है कि अमित शाह के पिता अनिल चंद्रा उनके लिए लाखों रुपए के शेयर छोड़ गए थे। शायद यही वजह है कि अमित शाह ने शुरुआत में अपना शेयर ब्रोकर का धंधा जमाया, लेकिन जब उनके तार आरएसएस से जुड़े तो वो संघ के स्वयंसेवक बन गए, और फिर संघ से बीजेपी में एंट्री मार बन गए फुल टाइम पॉलिटिशियन। विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा तक की जो सफर थी, उन्हीं में भी संघर्ष करने की बात थी। तब यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स हो या तो तब तो गवर्नमेंट हमारी यहाँ पर गुजरात में थी नहीं, तो यूथ लीडरशिप खड़ी करने में उनका काफ़ी रोल रहा। पहले से कार्यकर्ता निर्माण कैसे किया जाता है उनका बहुत अच्छा स्वभाव था, काफ़ी सक्रियता थी। यहाँ से लेकर ट्रेजरर रहे उस समय पर वहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ पर भी सक्रियता थी। लेकिन गुजरात में काफ़ी बड़ी टीम यूथ की तब अमित भाई ने यहाँ पर खड़ी की, जो अभी मेन पार्टी में है। 1987 में जब नरेंद्र मोदी संघ से बीजेपी में आए, उस वक्त अमित शाह की छवि बीजेपी के अंदर एक कुशल कार्यकर्ता की बन चुकी थी। युवा मोर्चा में उन्होंने जिस तरह से संगठन की रचना में ड्राइव लिया था, नरेंद्र भाई तब महामंत्री थे, और इनके नेतृत्व में उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते पूरे राज्य में
ऑर्गेनाइजेशन की रचना में बहुत ही एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया था और मैं उस समय जिला के अध्यक्ष के नाते काम कर रहा था, तो इसका मुझे अनुभव भी था कि एक बहुत कुशल तरीके से और परिश्रम लेके संगठन को गढ़ने के काम में उन्होंने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन पहली बार किया था। 1982 के उन दिनों में अमित शाह आरएसएस में सक्रिय थे, जबकि नरेंद्र मोदी बतौर प्रचारक युवाओं के बीच संघ का दायरा बढ़ाने में लगे थे। 1987 में जब अमित शाह दीनदयाल शोध संस्थान की गुजरात इकाई में कोषाध्यक्ष बनाए गए थे, तब संस्थान की बैठकों में बतौर गार्जियन नरेंद्र मोदी भी अक्सर आया करते थे। गुजरात में जब 1990 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त मोदी को अमित शाह की संगठन क्षमता पर गहरा यकीन हो गया था। इसीलिए अगले साल जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके चुनाव प्रचार में भी अमित शाह ने अहम रोल निभाया था। जो गुजरात में जो भी सत्ता का बदलाव है, जो नरेंद्र भाई के आने के बाद हुआ, 85 के बाद का समय ये मोदी जी का समय है। और मोदी जी के 85 के समय के बाद के जो मुख्य कहते हैं ना कि आयोजन सोचते थे नरेंद्र भाई, पर करने के लिए पीछे में जो उनके मुख्य लोग रहते थे, उनमें हमेशा अमित भाई पहले आगे रहे। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गांधीनगर आए, तब भी अमित शाह ही उनके चुनाव प्रभारी बने। 1998, 1999, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी आडवाणी की गांधीनगर सीट की चुनाव प्रचार की पूरी कमान अमित शाह ने ही संभाली थी और यहीं से बीजेपी में उनके राजनीतिक रसूख को पंख भी लगे। आडवाणी जी गांधीनगर की सीट, यहाँ पे अहमदाबाद वेस्ट वाली सीट से वो लड़ने वाले रहे, तो उस वक्त भी अमित शाह ने वो आडवाणी जी की पूरी इलेक्शन की कैंपेन के मैनेजर और स्ट्रेटेजी सभी और उसकी पूरी कमान वो अमित शाह के पास रही। इस वजह से वो एल.के. आडवाणी जी के भी काफी नजदीक आ गए और आडवाणी जी के भी बहुत एक विश्वासु साथीदार बन गए। तो आडवाणी जी के दिल में भी उनके प्रति बड़ी एक सम्मान की भावना हुई। अहमदाबाद शहर की राजनीति करने वाले अमित शाह आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं के संपर्क में आ चुके थे, लेकिन उनका सियासी कैरियर में बड़ा मुकाम उस वक्त आया जब 1995 में गुजरात में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बनी। अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। खास बात यह है कि उस समय अमित शाह की उम्र महज 31 साल थी। अमित शाह में कैपेसिटी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भी ये पूरी उनकी एक जो काम करने की जो शैली है, उसमें भी पॉलिटिकल संगठन में कई बार तो ऐसा होता है कि संगठन में काम करता है लेकिन उनको पॉलिटिकल सोच नहीं होती है। तो अमित शाह में दोनों सोच है, पॉलिटिकल सोच भी है और ऑर्गेनाइजेशनली भी उनको पता है कि कार्यकर्ता को किस तरीके उत्साह उनका बढ़ाना चाहिए। साल 1995 में शंकर सिंह वाघेला के विद्रोह के कारण केशुभाई की अगुवाई वाली बीजेपी की पहली सरकार धराशायी हो गई और इस हालात के लिए ठीकरा फूटा नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन इस दौरान भी जबकि मोदी दिल्ली में थे और अमित शाह गुजरात में थे, दोनों के बीच रिश्ते गहरे बने रहे। गुजरात में मोदी की गैर मौजूदगी में भी अमित शाह कमजोर नहीं पड़े। 1997 में अमित शाह ने अहमदाबाद की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव भी जीता, लेकिन 1998 में जब केशुभाई पटेल की दोबारा सरकार बनी तो मोदी से नजदीकी के चलते उसमें उन्हें कोई जगह नहीं मिली। जब केशुभाई और नरेंद्र मोदी के बीच में जब वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और नरेंद्र मोदी जब गुजरात में से केशुभाई को हटाना चाहते थे, उस वक्त अमित शाह ने नरेंद्र मोदी जी को जो भी यहाँ से लोगों को ले जाना था और दिल्ली हाईकमांड के पास जो भी रिप्रेजेंटेशन करना था, वो काम नरेंद्र मोदी के लिए वो अमित शाह ने किया और केशुभाई को हटा दिया गया। तो नरेंद्र मोदी पर उनका काफी एहसान रहा था, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी ने फिर से अपना एक मिनिस्टर बना दिया। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उस वक्त तक अमित शाह 2 बार विधायक बन चुके थे। यही नहीं, वह पार्टी की गुजरात इकाई में उपाध्यक्ष भी थे। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी के लिए पहली बार चुनाव लड़ने का मौका आया, यानी राजकोट 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का, तो उस चुनाव के
प्रभारी भी अमित शाह बने। जब नरेंद्र मोदी वापस आए और नरेंद्र मोदी को गुजरात वापस लाने में अहमद शाह की भी एक अहम भूमिका थी, तो नरेंद्र मोदी को लगा कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है। अगर ये अमित शाह जैसा आदमी हमारे पास रहे तो मतलब कि उनको जो भी पॉलिटिकली जो भी मैनोवर करना था या मैनिपुलेट करना था वो सिर्फ अमित शाह कर सकते थे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के गुजरात में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे आने के बाद अमित शाह की काफी तरक्की। गुजरात दंगों के बाद जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो मोदी मंत्रिमंडल में अमित शाह को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। जूनियर होने के बावजूद भी गृह विभाग के अलावा परिवहन, मद्य निषेध और आबकारी खाते का प्रभार भी बतौर राज्य मंत्री अमित शाह को सौंप दिया गया। अमित भाई जो काम हाथ पे लेते थे एज अ मिनिस्टर भी, उनके पास होम मिनिस्ट्री थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी, तो उन्होंने पुलिस फोर्स में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कई नए प्रोग्राम रख के उसका फॉलोअप किया। और समझ लो कि होम मिनिस्ट्री तो पुलिस डिसिप्लिन, लोगों की सलामती, और एक जमाना था कि जब आतंकवाद खूब बढ़ गया था, ऐसे माहौल में उन्होंने गुजरात में शांति और लोगों की सलामती बनी रहे, इस प्रकार का इंतजाम किया। अमित शाह न सिर्फ नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतते गए बल्कि खुद भी ताकतवर बनते गए। इसका सबूत तब दिखा जब 2007 में विधानसभा चुनाव हुए और एक बार फिर से अमित शाह नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। लेकिन इस बार गृह राज्य मंत्री के अलावा उनके पास 11 और विभागों की भी जिम्मेदारी आई। ये न सिर्फ मोदी का अमित शाह में विश्वास किस कदर था, इसका एक तरह से नजारा था, बल्कि ये भी साफ करता था कि अमित शाह दिन ब दिन किस तरीके से ताकतवर होते जा रहे हैं, वो भी मोदी सरकार में। नरेंद्र भाई को हर आदमी को परखने की और उनकी शक्तियों का अच्छी जगह इस्तेमाल करने की बहुत खूबी से उनको एक गुणे है। तो उन्होंने देखा कि अमित भाई संगठन का काम भी वैसे भी पहले किया था उन्होंने और अच्छी तरह कर सकते हैं। तो जो कोर्ट केसेस बने उनको गुजरात बाहर रहने की बात आई, तो उनका कैसे अच्छा उपयोग हो, उनकी अनुभव, उनका ज्ञान और उनकी संगठन शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल में ले जा सके, ऐसा प्लानिंग करके नरेंद्र भाई ने ये काम की जिम्मेदारी उनको सौंपी। हालांकि इसी दौर में अमित शाह विवादों में भी घिरे। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने जब उन्हें आरोपी बनाया तो 24 जुलाई 1910 को उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अमित शाह को अगले 3 महीने साबरमती सेंट्रल जेल में भी गुजारने पड़े। लेकिन 2012 में अहमदाबाद की नारायणपुरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर उन्होंने एक बार फिर बाउंस बैक किया, लेकिन इस बार मोदी के नए मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली। अमित शाह को नरेंद्र मोदी से नजदीकी और चुनावी कौशल का फायदा तब मिला जब 31 मार्च 2013 को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और इसके बाद यूपी में बीजेपी के लिए चाणक्य की भूमिका निभाते हुए उन्होंने पार्टी में एक नई जान फूंक दी है और आज वो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।